हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। हम लोग बात कर रहे थे साइंस के बारे में और सोशल साइंस में जो पोर्शन हम पढ़ा रहे थे वो चल रहा था पॉलिटी का। और पॉलिटी वाले सेशन में हम लोगों ने पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। आज जो हमारी कहानी शुरू होगी, हम पढ़ेंगे पहले बात संघ। देखो, आपने एक चैप्टर है संघवाद, लेकिन मैं कह रहा हूं कि संघवाद को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि संघ क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि संघ क्या होता है, फिर हम उसके बाद ये पढ़ेंगे कि संघवाद क्या होता है। ठीक है। देखिए, हिंदी में हम कहने को कह सकते हैं ना कि संघ का मतलब संघ होता है, लेकिन जब इसको हम इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं तो इस संघ का मतलब चेंज हो जाता है। जैसे समझिएगा, हम दो तरीके से संघ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको डिटेल कर सकते हैं एक्सप्लेन को। हम कहेंगे कि सर एक संघ हम हिंदी में लिख दिए, कहेंगे सर यहाँ भी तो लिखा है, अंतर दोनों में क्या है? भाई ये वाला यूनियन वाला है, ठीक है बाबू। इस संघ को हम कहेंगे यूनियन कहेंगे। जो दूसरा संघ है, हम यहाँ पर वापस से हम संघ लिख रहे हैं, यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ भी संघ लिखे, यहाँ भी संघ लिखे। जो ये वाला संघ है ये है फेडरेशन, ठीक है। ये कौन सा है? ये है फेडरेशन। अब आपको लगा होगा कि सर ये संघ फेडरेशन वाला संघ है, ये संघ यूनियन वाला संघ। दोनों में अंतर बाबू संवैधानिक दृष्टि से हम देखेंगे, संविधान के नियम कानून के हिसाब से देखेंगे तो दोनों में अंतर है। डिक्शनरी के हिसाब से दोनों में अंतर है। अब किस बात का अंतर होता है समझेंगे। जो ये वाला संघ है, यूनियन वाला संघ है, इसमें कहा जाता है कि उस देश में राज्य होंगे और राज्य मिलकर क्या बनाएंगे? संघ का निर्माण करेंगे। राज्य मिलकर संघ का, यूनियन का निर्माण करेंगे। लेकिन बात आएगी सर इसमें क्या होगा? तो भैया यहाँ पर भी राज्य होंगे। हम कहेंगे कि अगर वहां राज्य नहीं होंगे तो वहां के हिस्सों को प्रांत बोला जाता है, ठीक है। वहां के हिस्सों को, राज्य को प्रांत बोला जाता है। ये भी किसका निर्माण करते हैं? संघ का निर्माण करते हैं। मतलब मैं कहूं कि ये भी फेडरेशन का निर्माण करते हैं, ये भी फेडरेशन का निर्माण करते हैं। कहेंगे सर दोनों में अंतर किस बात का है? यहाँ पर भी निर्माण हो रहा है, यहाँ बशर्ते अब बात समझनी है, यहाँ पे राज्य और प्रांत क्या है? समझौते के थ्रू ये एक समझौता करेंगे और समझौते के द्वारा मतलब एक तरीके से इन दोनों के बीच एक समझौता होगा, एक ट्रिनिटी होगी और उसमें कहा जाएगा कि देखो अब क्या कर मामला क्या है कि राज्य या प्रांत इसमें इस देश से कहेंगे, जिस देश में फेडरेशन वाली व्यवस्था होगी उस देश से क्या कहेंगे कि भैया हम तुम्हारे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि हमने तुम्हारे पास समझौता किया है। समझौते में जितनी बातें लिखी हैं अगर वो देश मानता है तो राज्य या प्रांत उसके साथ जुड़े रहेंगे। अगर समझौते में लिखी बात को वो देश नहीं मानता है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, अर्थात समझौता टूट जाएगा और राज्य या प्रांत अलग हो जाएगा। जैसे मैं अगर कहूं एक देश है यूएसए, ठीक है, एक देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब हिंदी में कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। समझने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसे बोलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। अब दोनों में अंतर किस बात का है कि सर यहाँ पर प्रांत है, यहाँ पर क्या है मुन्ना? प्रांत है, लेकिन ये प्रांत यूएसए के साथ किसके साथ जुड़े हुए हैं? समझौते के साथ। जो समझौता इन प्रांतों से किया गया है, अगर यूएसए उस समझौते को नहीं मानता है उसी दौरान ये प्रांत उससे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अर्थात जो एग्रीमेंट इनके बीच हुआ था, एग्रीमेंट जो इनके बीच हुआ था, ये एग्रीमेंट को अगर यूएसए मानता है तो प्रांत इसके साथ जुड़े रहेंगे, और अगर इस एग्रीमेंट को यूएसए नहीं मानता तो प्रांत जब चाहे जैसे चाहे उससे क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। इसका मतलब फेडरेशन में जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, जो प्रोविंस हैं, वो किसी भी कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर वो एग्रीमेंट नहीं मानते, वो समझौता नहीं मानते तो ये एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। ये तो बात हो गई फेडरेशन की। अब बात आई कि सर इसमें भी राज्य मिलकर किसी देश का, किसी कंट्री का निर्माण करते हैं। भाई
इसमें भी जैसे मैं अगर आपको बहुत आसानी समझाऊं, इसका एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि यूनियन कहाँ लागू है या संघ कहाँ अपने यहाँ है, तो भारत में। अब समझो, आपको समझ में आएगा। हम ये कहेंगे कि सर भारत में राज्य हैं, हम कहेंगे एकदम राज्य हैं। और कितने स्टेट हैं भाई, हम कहेंगे 28 हैं। वर्तमान में कंडीशन 28 की है, हम कहेंगे सर 28 स्टेट है, 28 राज्य हैं। अब ध्यान से समझना, ये 28 राज्य भारत के साथ किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं जुड़े। इन्होंने भारत में रहने के लिए किसी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब ये राज्य को ये पावर नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए, जबकि यहाँ पे प्रांतों या राज्यों को, यहाँ के जो प्रोविंस थे उनको ये पावर है कि वो कंट्री से अलग हो सकते हैं। लेकिन इस वाले में, मतलब यूनियन वाले संघ में, राज्य को या स्टेट को कभी भी पावर नहीं होती है कि वो देश से अलग हो सकता है। ये पावर है ही नहीं। मतलब कोई राज्य अगर चाहे कि नहीं हम भारत में नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान में जाएंगे, तो पहले भारत सरकार या संविधान में लिखा गया कि किसी को ये अनुमति नहीं है कि वो अलग हो जाए। मतलब जो तुम पे पावर ही नहीं है, तुम अलग कैसे हो सकते हो? जब अलग नहीं हो सकते, अगर तुमने कहा नहीं हम जाएंगे ही जाएंगे, तो यहाँ की जनता पकड़ के बहुत मार मारेगी। किधर आ, कहाँ जाना, दूसरे देश में जाना, दूसरे राज्य में जाना, दुई थपड़ा भाग यहाँ से। बात समझ में आई? इसका मतलब है कि अगर जहाँ पे यूनियन वाला संघ होगा, वहाँ पे राज्यों को और या प्रांतों को उस देश से अलग होने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ का जो राज्य है ये देश के साथ किसी एग्रीमेंट के द्वारा जुड़ा नहीं होता है। पहली लाइन समझ आई? अब सर जी कहेंगे तो नहीं होता, और क्या क्या हो सकता है? तुम समझो, हम क्या कर सकते हैं। अगर हम कहें कि अपने संविधान में, और आर्टिकल नंबर 1 है, अपने संविधान में किसकी बात की गई है? आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद। देखो सीबीएसई वाले कहेंगे कि सर आर्टिकल है, और हिंदी वाले क्या बोलेंगे उसको? अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में एक बात कही गई है कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या कहेंगे इसको? यूनियन ऑफ स्टेट। देखो यहाँ किसकी बात की गई है? यूनियन की। यहाँ किसकी बात की गई है? स्टेट की। मतलब हम बहुत आसानी कहेंगे कि भारत राज्यों का संघ है। भाई क्या है? राज्यों का संघ है। अर्थात भारत का निर्माण राज्यों के द्वारा किया गया है, लेकिन इन राज्यों को ये पावर नहीं है कि ये भारत से अलग हो सके। अब कहेंगे इसका मतलब सर 28 राज्य हैं तो 29वां राज्य नहीं बन सकता है? भाई बन सकता है, कहे नहीं, थोड़ा मानिए बात हमारी। अब लेकिन देखो, अब दूसरी लाइन वहीं पे दूसरी लाइन, एक लाइन लिखी जाती है कि जो 28 राज्य हैं, मतलब हम और आसान भाषा में कहें जो भारत है, 28 राज्यों का जो समूह है जो भारत है, उसमें एक बात कही गई है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या कहेंगे भैया? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब ध्यान से समझना, विनाशी राज्यों का मतलब इस स्टेट का विनाश हो सकता है, मतलब एक तरीके से उस राज्य का विभाजन हो सकता है, लेकिन संघ कभी भी विभाजित नहीं हो सकता है। अर्थात कभी भी भारत का विभाजन पॉसिबल नहीं है, जबकि राज्यों का विभाजन पॉसिबल है। संविधान में ये कहा गया है कि हम राज्यों का विभाजन कर सकते हैं, लेकिन जो संघ है अर्थात जो भारत है उसका कभी भी विभाजन नहीं हो सकता है। अब कहेंगे सर राज्यों में विभाजन कैसे कर सकते हैं? आप समझिएगा, अगर आप समझ पाए तो। खैर इतना बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप 10th क्लास में है, इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर तो खुशी खुशी नंबर देके चला जाएगा कि एक्सीलेंस लिखेगा, तुम्हारी कॉपी में लिखेगा एक्सीलेंस। समझ रहे हैं? इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात समझ में आई कि संघ क्या होता है, कि संघ 2 प्रकार का होता है। एक होता है यूनियन वाला संघ, दूसरा फेडरेशन वाला संघ होता है। फेडरेशन वाले संघ में देश से राज्य को मतलब देश से राज्य एग्रीमेंट के द्वारा जुड़ा होता है। अगर देश एग्रीमेंट को मानता है तो उससे राज्य या प्रांत या स्टेट जुड़े रहेंगे।
और नहीं मानता है तो अलग हो सकते हैं। जबकि जो संघ वाला मतलब यूनियन वाला संघ है, इसमें देश से जो राज्य या स्टेट जुड़े हैं वो किसी एग्रीमेंट के द्वारा जुड़े नहीं होते हैं और ना ही इनके पास ये पावर होती है कि कभी भी ये इससे अलग हो सकते हैं। अब आर्टिकल 1 में लिखा गया है यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, मतलब राज्यों के द्वारा ही इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। लेकिन वहीं उसके बाद एक बात लिखा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात राज्यों का विनाश हो सकता है। विनाश का मतलब वो वाला नहीं कि डिस्ट्रॉय हो जाए, नहीं, और जबकि भारत का कभी भी विभाजन नहीं हो सकता, मतलब भारत का डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं। यहाँ तक भाई एकदम चंगा। देखो बहुत आसान भाषा में बताएं, ये वाला मामला जैसे हिंदू मुस्लिम में शादी होती है तो मुसलमान में या मुस्लिम धर्म में ये कहा जाता है कि जब शादी होती है तो वो समझौते के थ्रू होती है ना, कि हम इनकी पत्नी या इनका पति होना स्वीकार करते हैं, शौहर बोलते हैं ना उसमें, शौहर वो बीवी बोलते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं इसके बगल में इतना रुपया दे रहे हैं और अगर बात बन रही है तो ठीक है, नहीं तो तलाक 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 और कहानी खत्म हो जाएगी। अब तो खैर संविधान ने कह दिया कि 3 बार कहने से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके धर्म के हिसाब से कि 3 बार बोले कबूल कबूल कबूल, हाँ तो पत्नी बन गई, और 3 बार कह दिए कि तलाक तलाक तलाक, तो मतलब जो समझौता जो एग्रीमेंट हुआ था उसको नहीं मानोगे। जबकि यहाँ पे एक बार शादी हो गई तो अलग नहीं सकते। हिंदू धर्म में कहाँ भाई, सिंपल सी बात है, आप पीछे कितना वो बीबी रखो, जैसे नेता लोग होते हैं पीछे कितना वो बीबी रखते हैं, लेकिन सामने सबको बताने के लिए कितनी होती है, एक ही होती है, हाँ भैया हमारे एक बीबी है, लेकिन पीछे वो ड्रामा चल रहा होता है। आप लोगों ने सुना होगा एनडी तिवारी का नाम, वो भाई साहब ऐसे ही उनकी कहानी तो बहुत अजब की है। उनके बेचारे का राज्य का उनका जितना साम्राज्य बनाए थे जो जो हिस्सों में बटा, तब उन्होंने लगा वो भाई ये तो गड़बड़ हो गया है। इसलिए अपने जिंदगी में एक ही शादी कीजिएगा, खुश रहेंगे। यहाँ तो मतलब भारत ऐसी है कि एक शादी भी लोग झेल नहीं पा रहे हैं, शादी के नाम पे डर लगता है भाई, दूसरे का खौफ देख के। तो चले ठीक है, तो आपको संघ समझ में आया है। अब इस संघ को हम बाद में, इसके बाद हम पढ़ेंगे संघवाद। संघवाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मुन्ना, हम अब इस संघ को समझने के बाद पढ़ेंगे संघवाद। अब कहेंगे सर संघवाद क्या होता है, तो ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूं जो सरकार बन रही है, अगर उस सरकार में मैं कहूं कि उस सरकार में वो सरकार कई हिस्सों में बटी, ध्यान से समझेंगे, अगर वो सरकार कई हिस्सों में बटी, समझिएगा। अब हम लोग बात करेंगे संघवाद, अर्थात कौन वाला संघवाद कहेंगे कि यूनियन वाला संघवाद पढ़ेंगे या फेडरेशन वाला। तो अब जो किताबों में एनसीईआरटी किताब में जो लिखा गया, जो आपको पढ़ना, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो किसकी बात कर रहा है, फेडरेशन वाले की। तो ये संघवाद किसका है, फेडरेशन वाला है। ठीक है, अब समझेंगे। मैं ये कहूंगा एक ऐसी शासन प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम, मैं कह रहा हूं कि एक शासन प्रणाली, ध्यान से बाबू समझेंगे, कि एक ऐसी शासन प्रणाली हो जिसमें जो विभाजन किया गया वो कई लेवल में हो, कई स्तर में हो। मतलब एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शक्तियों का, पावर का जो बंटवारा किया गया, शक्ति का बंटवारा, मतलब जो पावर की शेयरिंग हो वो कई स्तरों में हो। अब कहेंगे सर स्तर का मतलब कि जैसे अगर भारत देश है, नहीं अभी पहले ये समझ जाइए परिभाषा क्या है, उसके बाद बताऊंगा कि आगे की कहानी क्या है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज जाएंगे। देखो मैं कह रहा हूं किसी देश की शासन प्रणाली जिसमें शक्तियों का बंटवारा कई स्तरों में किया गया हो, और उस स्तर को हम क्या बोलते हैं, संघवाद कहते हैं। समझ रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि इन शक्तियों, इस शासन प्रणाली में एक व्यवस्था हो कौन सी, केंद्र सरकार की, आप कहेंगे हाँ सर केंद्र सरकार पहला स्तर हो गया, सबसे उच्च सर्वोच्च स्तर। केंद्र सरकार का मतलब हो गया एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, हम इसे क्या कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे या दूसरे स्तर की जो सरकार होगी उसे बोलेंगे राज्य सरकार। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे राज्य सरकार। हम यहाँ इसे कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट।
आपके दिमाग में आया क्या सर इसके नीचे भी कोई गवर्नमेंट हो सकती है? तो हम कहेंगे कि बाबू कि या तो इसे हम लिख दें प्रांतीय सरकार लिख दें, अगर आए तो लिख दें प्रांतीय सरकार लिख दें, मतलब हम प्रोविंस लिख सकते हैं, या इसी को हम पहले एक भाषा में और लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय सरकार, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविंस बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात समझेंगे, ठीक है, केंद्र सरकार अगर शासन प्रणाली को कई स्तरों में बांटा गया, हम वो स्तर कौन से, पहला स्तर कौन सा है? केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके नीचे जो स्तर बना है वो राज्य सरकार का, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और तीसरा स्तर कहीं कहीं पे बनता है, कहीं कहीं पे नहीं बनता है। देखिए ध्यान से समझेंगे, कहीं कहीं पे ये स्तर बनता है प्रोविंस वाला, और कहीं कहीं नहीं बनता है। तो कहीं कहीं कुछ देशों में यही दो सरकारें होती हैं, कुछ देशों ने तीसरे स्तर की सरकार को भी स्वीकार किया, मतलब तीसरे लेवल की गवर्नमेंट को भी लोग स्वीकार किए हुए हैं। तो ध्यान से समझेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार में अगर शक्तियों को बंटवारा कर दिया जाए तो वैसी शासन प्रणाली को ही हम बोलते हैं संघवाद। अब मेरे हिसाब से संघवाद आपको समझ में आया होगा कि संघवाद क्या होता है, कैसे होता है। संघवाद का मतलब कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शक्तियों का बंटवारा या पावर शेयरिंग केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, प्रांतीय सरकार में की गई हो, ऐसी शासन प्रणाली को, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? संघवाद कहेंगे। अब इसमें एक और बात आती है, ऐसा क्यों किया जाता है? इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है मुन्ना? विकेंद्रीकरण। अब कहेंगे सर जो आप शब्द लिखे हैं विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, अब कहेंगे सर विकेंद्रीकरण क्या होता है? देखो, किसी भी गवर्नमेंट की पूरी पावर को, किसी भी गवर्नमेंट की पूरी पावर को अलग अलग स्तर में, अलग अलग लेवल में बांट देना ही कहलाता है विकेंद्रीकरण। मतलब हम ये कहें कि केंद्र सरकार की पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग होगी और राज्य सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग होगी, जबकि प्रांतीय, क्षेत्रीय, जो प्रोविंस एरियाज है, जो प्रोविंस क्षेत्र हैं, जो प्रांतीय क्षेत्र या क्षेत्रीय क्षेत्र हैं, यहाँ की पावर क्या होगी? अलग होगी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा। अगर यहाँ तक डाउट नहीं है, अब आपसे अगला क्वेश्चन वो पूछने की कोशिश करेगा, एक काम बताओ कि संघवाद की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर इतनी बात आप समझ गए हो तो इसके आगे चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा और एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे। क्योंकि भाई देखो, समझ में तो पूरा आ रहा होगा, ये हमें ही पता है, लेकिन एग्जाम में लिखेंगे कैसे, वो सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है ना। तो ध्यान में रखेंगे। पहली चीज आपको क्या है? संघवाद की विशेषताएं। देखो मैं बोल रहा हूं और समझा रहा हूं, बस आप लोग एक एक करके लिखते चलेंगे और उसको समझेंगे, मतलब नोट्स करते चलेंगे ताकि आसान हो जाए। बात समझ में आई? जैसे संघवाद में शक्तियों का बंटवारा होता है। क्या होता है बाबू? पहली चीज लिखेंगे, संघवाद की पहली विशेषता है इसमें शक्ति का क्या होता है मुन्ना? बंटवारा होता है, मतलब पावर शेयरिंग होती है, पावर शेयरिंग होती है। ठीक है, अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इतना लिखेंगे इसमें शक्ति का बंटवारा होता है। जो सीबीएसई वाले भाई हैं वो क्या लिखेंगे? इसमें पावर शेयरिंग होती है, अपने हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है, अगली बात होती है कि जो इसमें जो सरकार होती है वो एक हर प्रकार की सरकार स्वतंत्र होती है। मतलब हम ये कहेंगे कि हर प्रकार की जो सरकार है, अब कौन से, उसके स्वतंत्र अधिकार है। स्वतंत्र अधिकार का मतलब वो जितने जो गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब देखो, केंद्र सरकार कभी भी राज्य सरकार में उंगली नहीं करेगी, करे तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, नहीं। और ना ही राज्य सरकार केंद्र सरकार कहेगी तुम कैसा करते हो। मतलब कुल मिला जुला के हम कहें तो ना तो मोदी साहब, सीएम साहब से ये कह सकते हैं जो अपने योगी साहब हैं कि अरे योगी साहब आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सुधार लीजिए नहीं तो समस्या हो जाएगी। ना तो योगी बाबा ये कह सकते हैं कि अरे अब पीएम साहब आप थोड़ा अपने मतलब जनसभाएं जो करते हैं, जो आप सम्मेलन करते हैं, उसमें थोड़ा झूठ कम बोला कीजिए। ये भी पॉसिबल नहीं है ना भाई, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही स्टेट गवर्नमेंट में किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप कर सकती है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में हस्तक्षेप कर सकती है। दोनों की पावर अलग अलग है, दोनों लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, आप एक दूसरे से सलाह ले सकते हो
कि जैसे सीएम मतलब पीएम साहब कहें करे योगी जी आप तो योगी हैं, शादी उदी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो उनके ऊपर है कि शादी करें या ना करें, ऐसी कुछ सलाह ले सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ की जो सरकार होगी वो कैसी होगी, स्वतंत्र होगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक काम होगा, स्टेट गवर्नमेंट का अपना काम होगा, और जो प्रोविंस होंगे उसका अपना एक अधिकार होगा, उसमें कोई भी किसी तरीके कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब बात आई कि सर तीसरी विशेषता क्या है, तो यहाँ पे इस संघवाद को स्थापित, इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए वहां पे लिखित संविधान होगा, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लिखित संविधान होगा, मतलब लिखा गया होगा, वहां शासन लिखित रूप से होगा, अर्थात रिटन में यहाँ पे जो संविधान होगा वो कैसा होगा, लिखा हुआ होगा, अर्थात रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि संविधान में जो लिखा गया है देश उसी के हिसाब से चलेगा, संविधान में जो बातें नहीं लिखी गई हैं उसके हिसाब से नहीं चलेगा। बात समझ में आई भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया कि तीसरी विशेषता यह है कि यहाँ पे लिखित संविधान होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और अगली बात यहाँ पे सबसे बेहतर बात है जो एकदम मजा आ जाता है जिसको पढ़ाने के बाद, कि यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होगी, यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान की क्या होगी भैया, सर्वोच्चता। अब सीबीएसई वाले भाई कहेंगे सर सर्वोच्चता तो नहीं समझ में आया, संविधान तो समझ में आया। सर्वोच्चता का मतलब सुपरमेसी, मतलब इसमें संविधान को ही सुपरमेसी माना जाएगा, मतलब इस पूरी व्यवस्था में सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो है संविधान, वो है संविधान। हम कहेंगे कि इस संघवाद में चौथी विशेषता ये है कि यहाँ संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, अर्थात यहाँ पर सुपरमेसी के तौर पे कौन होता है, संविधान। संविधान में जो बात लिख दी गई है वो बात आपको माननी पड़ेगी, कि नहीं मानेंगे तो फिर तो आपके खिलाफ का हो जाएगा, ये तो आप ही जानते और कौन जानता है। ठीक है, इसका मतलब चौथी विशेषता है संघवाद की कि यहाँ संविधान होगा जो सर्वोच्च होगा, अर्थात संविधान की बात आपको माननी पड़ेगी, आप चाहे राष्ट्रपति के पद पे हो, मतलब प्रेसिडेंट हो, प्रधानमंत्री के पद पे हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप चीफ मिनिस्टर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक बात समझ में आएगी। अगली विशेषता है कि यहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये हो गया बाबू कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, अर्थात यहाँ पे जो कोर्ट होंगी, जो जज होंगे, उनमें ना तो तुम्हारे मोदी साहब की कोई बात सुनी जाएगी, ना तो तुम्हारे अमित शाह की कोई बात सुनी जाएगी, ना तो योगी की बात सुनी, राहुल गांधी की बात सुनी जाएगी। चाहे तुम कितना हो बड़े बाहुबली हो, कितना हो बड़े गुंडे हो, तुम्हारी बात न्यायपालिका नहीं सुनेगी। अगर तुम दोषी हो तो दोषी हो, और अगर निर्दोष हो तो फिर निर्दोष हो। मतलब अगर तुम गिल्टी हो, दोष है तुम पे, तुम गिल्टी हो, अगर तुमने कोई गलती नहीं करी है तो नॉन गिल्टी हो, तो फिर नॉन गिल्टी। मतलब कुल मिला जुला के अगर आपने संविधान के साथ कोई उटपटांग काम किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप चाहे किसी भी पद पे बैठे हो, आप उस देश के राष्ट्रपति हो, उस देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या किसी भी कोई अधिकारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने संविधान की बात मानी तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर आपने संविधान की बात नहीं मानी तो आपके साथ कार्रवाई होगी। कहा भाई समझ में आया? तो स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम होता है। अब एक व्यवस्था, चलिए 5 है, 5 विशेषताएं अगर आप याद कर लेते हैं और एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपका भाई 1% कोई नंबर काट ही नहीं सकता है। इतनी बात आप लिख के आएंगे, जो एग्जामिनर पढ़ेगा, आपकी कॉपी पढ़ेगा, लिखेगा बच्चे ने ऐसा लिखा है भाई, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर दे के जाएगा, उससे दिमाग लगाएगा भाई बच्चे ने मेहनत करी है। ठीक है, हाँ, नहीं तो तुम लोग उसमें नाम लिख दो कि पढ़ाया, मतलब टीचिंग बाई सौरभ यादव सर, ना भाई, बस तुम लोग अच्छे नंबर ले आओ, बस यही हम चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं चाहते। मेरे हिसाब से संघवाद की विशेषताएं भी आपको समझ में आ गई हैं, संघवाद क्या होता है ये भी समझ में आ गया है, यूनियन क्या होता है ये भी समझ में आ गया है, फेडरेशन क्या होता है ये भी समझ में आ गया है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो हम इसी के आगे चलेंगे और एक बात और करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। हम एक बात और करेंगे, अब हम आपको पढ़ाना चल रहे हैं संघवाद के अलावा। संघवाद के अलावा आपकी किताब में एक बात लिखी गई है, और वो बात लिखी गई है एकात्मक शासन व्यवस्था।
लिखा गया है एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम। क्या लिखा गया है? यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिटरी सिस्टम। अब देख लो वो क्या होता है भाई, समझेंगे। हमें पढ़ना है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था। अभी और कई चीजें मुझे बतानी है, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन समझेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिटरी सिस्टम। क्या बोल देंगे? ठीक है, अब ये क्या होता है? हमने कहा एक बात एकदम बहुत आसान भाषा में कहें कि अगर कोई सत्ता है, कोई सरकार है, उस सत्ता का जो केंद्रीकरण हो केंद्र सरकार में हो। मतलब मैं अगर कहूं कि कोई देश है, उस देश की पूरी पावर, उस कंट्री की पूरी पावर किसमें हो? केंद्र सरकार में हो। किस सरकार में हो भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। तो इस सिस्टम को ही हम बोलते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था या यूनिटरी सिस्टम। अर्थात किसी भी कंट्री की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, उस सिस्टम को ही हम बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। यहां तक बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? यहां तक बात क्लियर हो गई है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में देश के पूरी पावर केंद्र सरकार के पास होती है। अब केंद्र सरकार जो कहेगी वही राज्य सरकारें करेंगी, वही स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी उसी वही बात जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ये काम होना चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट मजबूर है उस बात को करने के लिए। जबकि जब हम संघवाद पढ़ रहे थे, संघीय शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे, हम फेडरेशन वाली बात, यूनियन वाली पढ़ रहे थे, हमने कहा था उसमें केंद्र का अपना काम है, राज्य का अपना काम है, दोनों किसी की बात मानने के लिए बाध्य नहीं। मतलब हम ये कहेंगे कि केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकार काम करेगी और राज्य सरकार के नीचे अगर कहीं पे पॉसिबल है तो प्रांतीय सरकार होगी या क्षेत्रीय सरकार जिसे हम कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं प्रोविंस। क्या बोलते हैं? प्रोविंस। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हो गया कि जो जो बात केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी उस सभी बातों को स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंस गवर्नमेंट मानने के लिए बाध्य है। अगर नहीं मानती है तो कहानी खराब हो जाएगी। वो हम कहते हैं अपने गांव में एक बात कहते हैं, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। तो अब बात आई, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां कहां पे, मतलब कहां कहां पे एकात्मक शासन व्यवस्था या यूनिटरी सिस्टम लागू है, कौन कौन से देश हैं? हम बताएंगे भैया कि कौन कौन से हैं। ब्रिटेन। कौन सा देश है? ब्रिटेन। आप उसी ब्रिटेन का नीचे वाला पड़ोसी है फ्रांस, और एक सबसे खूंखार है जिसको बोलते हैं चाइना। इन तीनों जगहों पर किस तरीके की शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। अर्थात यहाँ पे शासन करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बाकी नीचे की जो सरकारें होती हैं वो केंद्र सरकार की बात मानने के लिए बाध्य होती हैं। यहाँ तक भाई बात समझ में आ गया? कोई दुख तकलीफ? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो ठीक है। हमने पढ़ा संघीय शासन व्यवस्था पढ़ी है, हमने एकात्मक शासन व्यवस्था पढ़ी है, मतलब यूनिटरी सिस्टम हमने पढ़ा है। तो यहाँ तक अगर बातें क्लियर हो गई, इसके बाद भी अगर कोई आपके दिमाग में कोई डाउट बन रहा हो कि सर इस तरीके का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे और मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। मिलेंगे। थैंक यू।